की जो वीडियो है इसके अंदर हम Amazon प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारी मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं इनका प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिख दिया है इस जो है पावर पॉइंट स्लाइड में। ये पावर पॉइंट स्लाइड में आपको शेयर भी कर दूंगा, बाद में आप मुझे मैसेज करेंगे। तो आप फिलहाल अभी आपने समझना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आप प्रोडक्ट क्राइटेरिया तो लिखा ही है, लेकिन फिर उसको रीजंस भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट क्राइटेरिया हम ये वाला सेलेक्ट करते क्यों हैं, इसका हमें लॉन्च सक्सेस में क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, और हम क्राइटेरिया को कैसे हम अमेंड करते हैं तो हमें उसके क्या नुकसान होते हैं या फायदे होते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हमें बहुत कंप्लीट तरीके से पूरी समझ लें कि हमें फिलॉसफी समझ आ जाएगी कि हम Amazon का क्राइटेरिया इतना मुश्किल रखते क्यों है अपने प्राइवेट लेवल का। ठीक है, तो मैं आपको बहुत डिटेल्ड चीजें बताऊंगा जो कि आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको, बल्कि पेड कोर्सेज में भी आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट रखने के लिए वीडियो को इतना एडिट करूंगा कि ताकि आपका 1 मिनट बल्कि सेकंड भी ज़ाया ना हो। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे मैं जो स्लाइड्स हैं इसके अंदर मैंने सारा प्रोडक्ट क्राइटेरिया हर एक जो है कंट्री का लिखा हुआ है। तो ये आपने प्रोडक्ट क्राइटेरिया आपने बेसिक स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे से बेसिक बाद में फाइल ले लीजिएगा, और जो है ये आपने यहाँ से आपने देख लेना है। मैं यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया आपको सारी कंट्रीज का एक एक करके नहीं समझाऊंगा, लेकिन इसका मैं ये करूंगा कि आपको यहाँ प्रोडक्ट क्राइटेरिया एक दफा मैं बोल दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा कि मैं आपको आगे जो रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज है ये हम क्यों रखते हैं, या हम जो है कीवर्ड जो है उसका सर्च वॉल्यूम के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या इसके फायदे हैं, क्यों हम एक रेंज में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इतनी डिटेल बताऊंगा कि भी आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा हम जो है यूएस का प्रोडक्ट क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यूके का और जो जर्मनी का जो इसके आगे हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है ये इससे सिमिलर ही, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, मैं यूएस का एक्सप्लेन करता हूँ, ये आपने खुद रीड कर लेना। ठीक है, तो जो मैं आखिर में जाके जो बाद में मैंने जो एक्सप्लेनेशन करनी है वो सबसे मजेदार चीज होगी आज के लिए। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यूएस का प्रोडक्ट क्राइटेरिया। जब आपने प्रोडक्ट क्राइटेरिया आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो ये याद रखें कि आपने कुछ 15 से 20 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने मद्देनजर रख के आपने हंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस को हमने देखना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस अगर ज्यादा हो तब भी हमें जो है हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कम हो तब भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हम एक रेंज में रहते हैं। ठीक है, तो हम ये प्रोडक्ट प्राइस हमारा $10 से $50 होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊपर जा सकता है, वो सर्टेन कंडीशन होती है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। जितना भी यहाँ पे क्राइटेरिया मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इसको जो है ना एक्सटेंड करने की भी वहां पर कंडीशन है, वो मैं आपको आगे वीडियो में आपको समझाता जाऊंगा। लेकिन अभी आपने जो आइडियल प्रोडक्ट क्राइटेरिया होता है, जो हम प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं वो यही होता है। ठीक है, इसके बाद हमने अमेंड कैसे करना है क्राइटेरिया, किस सिचुएशन में अमेंड करना है वो मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो जो पहले 3 कीवर्ड्स हैं उनका 10,000 सर्च वॉल्यूम से कम ना हो, उससे ज्यादा ही हो। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो मंथली सेल्स हैं वो मिनिमम 400 यूनिट्स आपकी सेल होनी चाहिए। तो उसका भी जो है आपको प्रोडक्ट जब मैं हंटिंग करना सिखाऊंगा उसके अंदर समझाऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी 400 सेल्स होंगी। लेकिन ये आप अभी क्राइटेरिया समझें, ठीक है, ताकि आपको समझ हो कि भी हम जो है लिस्ट की बनाते हैं उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 400 यूनिट्स हमारे सेल होने चाहिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है उसके ऊपर 4.5 जो है मिनिमम प्रोडक्ट रेटिंग होनी चाहिए। इससे ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है, अगर इससे कम हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल एवरेज रेटिंग जो आ रही है सेलर्स की अगर 4 आ रही है, तो उसका मतलब है कि वहां पे नेगेटिव रिव्यूज लोगों का आ रहे हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट में जाएंगे हम जिसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज होते हैं, क्योंकि हम उसकी अच्छी क्वालिटी करवा ही नहीं सकते। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वेरिएशन देखेंगे कि मैक्सिमम 4 वेरिएशन इससे कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा वेरिएशन प्रोडक्ट के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो डिजाइन वेरिएशन है, आप जब Amazon प्रोडक्ट सर्च करें तो Amazon के ऊपर अक्रॉस द पेज आपकी जो डिजाइन वेरिएशन है, जो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स अगर फॉर एग्जांपल आप सब सर्च किया है, एक फोन सर्च किया है मोबाइल फोन, तो आपको डिफरेंट डिजाइन में अगर फोन नजर आ रहे हैं, किसी के 2 कैमरे, किसी के 4 कैमरे, किसी के 5 कैमरे, तो ऐसी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। 70% तकरीबन प्रोडक्ट सेम हो, फिर हम एक वो प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं। हमें डिजाइन वेरिएशन हमें बेसिकली प्रोडक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, हम 70% सेम प्रोडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि एवरेज मंथली रेवेन्यू, जो एवरेज रेवेन्यू होता है, जो हमारा टूल होते हैं, हमने यहाँ पे डिफरेंट टूल भी डिस्कस करेंगे, जो जैसे जंगल स्काउट होता है, हम उसके बाद वायरल लॉन्च, उसके बाद हम जो है एक्सरे वगैरह, हम डिफरेंट जो है हमने
यहाँ पे टूल्स हमें डिस्कस करने हैं, जो कि बाद में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये याद रखें कि हम टूल्स के बेसिस पे ये सब चीजें, जो जितना भी क्राइटेरिया हम टूल्स के बेसिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जाहिर सी बात है खुद तो एनालाइज नहीं कर सकते, तो हमारे लिए टूल्स होते हैं जो कि चलाने बहुत आसान होते हैं, बस एक क्लिक के ऊपर आपको टूल्स का डेटा दे देते हैं। तो वो टूल्स बेसिकली आपको ये सब चीजें बता रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके जो जो एवरेज मंथली रेवेन्यू है वो आपका $8,000 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद सेल्स आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जो पहले 5 सेलर्स हैं वो कंसिस्टेंट सेल्स और कंसिस्टेंट रेवेन्यू बना रहे हो, मतलब कि वो क्रॉस द मंथ या क्रॉस द ईयर वो एक कंसिस्टेंट सेल्स कर रहे हो। ये ना हो कि कभी वो कम हो जाए, कभी उनकी ज्यादा हो जाए, किसी मंथ वो बिल्कुल ही सेल्स करना बंद हो जाए, तो इस तरह ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सेल्स उनकी होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि हमने ये देखना है कि जो रिव्यूज हैं, वो रिव्यूज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अमेजोन पे, कि अगर फॉर एग्जांपल रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं कंपेटर्स के, या बहुत ज्यादा कंपेटर्स हैं जिनके 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक प्रोडक्ट के जिसके अंदर 10 कंपेटर्स हैं जिनके 1000 से ज्यादा रिव्यूज हैं, ठीक है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। हम अगर क्राइटेरिया लेके चलते हैं तो हम दे देना कि मैक्सिमम 4 सेलर्स को हम अलाउ करते हैं कि भी 4 सेलर्स हों, उनके 1000 हो सकते हैं, उससे ज्यादा अगर लोगों के 1000 रिव्यू से ऊपर हैं तो हम उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने इतने सारे मोटे या इतने स्ट्रॉन्ग कंपेटर्स को हम डील कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उनकी हम सेल्स ले ही नहीं पाएंगे। सारी सेल्स उनको आ जानी है, आपको आनी नहीं है सेल्स। तो मैक्सिमम 4 सेलर्स अगर हैं तो समझ लेंगे 5वीं स्लॉट आप अपनी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 5, 6, 7 अगर हैं तो आपको स्लॉट मिलनी नहीं है पहले 4 से 5 स्लॉट्स में। और जो पहली 10 स्लॉट्स होती है सेल्स, समझ लें आप एक अंदाजा लेके चलेंगे, उसी के अंदर आती है, आपको अमेजोन की सेल्स आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एवरेज रिव्यूज होते हैं जो हमें जंगल स्काउट दिखाता है वो हमारे पास 1000 होनी चाहिए, ठीक है। 1000 रिव्यूज एवरेज हम आपा हों, उससे कम अच्छी बात है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरेज 1000 रिव्यूज हमारे पास मैक्सिमम हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, जो अमेजोन या ब्रांड डोमिनेंसी होती है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि ब्रांड्स जो हैं, एक समझ ले रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, वो सारा का सारा मार्केट की शेयर या मार्केट का रेवेन्यू या उस प्रोडक्ट का सारी की सारी सेल्स लेके जा रहा हो, या अमेजोन खुद बैठा हो, AMZ सेलर्स हो, वो सारी की सारा रेवेन्यू लेके जा रहे हो, या उनकी इतनी लिस्टिंग्स ना हो कि सारी की सारी सेल्स उनकी हो रही हो। तो डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, सारे सेलर्स को सेल्स मिलनी चाहिए। अगर एक को मिल रही है या 2 को मिल रही है तो समझ लो डोमिनेट मार्केट है, तो वहां नहीं हमने जाना। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्ट गेटेड ना हो। गेटेड की भी आगे एक्सप्लेनेशन बताऊंगा मैं, कि भी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन ना चाहिए हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सीजनल ना हो, प्रोडक्ट जो एवरग्रीन हो, हर सीजन में उसकी सेलिंग हो रही हो, सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में सेल ना हो आ रही हो। प्रोडक्ट इलेक्ट्रिकल ना हो, और प्रोडक्ट बैटरी रिलेटेड ना हो, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है ना हो। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं जाना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट का 30% मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम है तो उसके अंदर हम नहीं जाते, हम इससे ऊपर वाले प्रोडक्ट में जाते हैं, ठीक है। मिनिमम 30% आपका प्रॉफिट मार्जिन हो, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इन्वेंट्री प्रोडक्शन टाइम है वो 20 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 दिन से कम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चर हो जाए अपनी प्रोडक्ट वो 20 दिन हो, उससे ज्यादा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज्यादा टाइम कंसीडर किया जाता है, 20 डेज मैक्स। उसके बाद जो गूगल ट्रेंड्स होते हैं, गूगल ट्रेंड एक नॉर्मल सा समझ लें कि भी आप एक वेब पे गूगल ट्रेंड सर्च करेंगे या गूगल पे जाके, तो आपको एक ग्राफ मिल जाते हैं जिसके अंदर आप जब जो कोई भी आप चीज प्रोडक्ट सर्च करते हैं या कोई भी आप कोई इवेंट सर्च करते हैं तो उसके अंदर ग्राफ्स मिल जाते हैं कि भी गूगल पे वो चीज कितनी दफा सर्च की गई है इस टाइम पे, इस टाइम पीरियड पे। तो समझ लें कि गूगल एक समझ लें कि ट्रैक रखता है कि भी एक ग्राफ बना देता है कि ये समझ लें कि भी ये इस तरह ऊपर जा रही है और इस जुलाई में या जनवरी के अंदर ये इतना पीक पकड़ी है प्रोडक्ट। वो गूगल जो ट्रेंड्स बताता है अपने कीवर्ड्स के हिसाब से, तो उसे गूगल ट्रेंड कहते हैं। वो कंसिस्टेंट होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ऐसे है कि जिस सीजन में आप प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट है उस सीजन के अंदर उसकी सेल्स बहुत ज्यादा ही पड़ी है, और आपको तब लगेगा कि भी यार ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, इसका सच वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हर चीज बहुत अच्छी है, सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है, तो वो बेसिकली क्या होगा कि नुकसान होगा आपको, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट में आएगी तब सेल्स फॉरन डाउन हो जाएगी। तो इसलिए आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसके अंदर गूगल ट्रेंड्स कंसिस्टेंट ना हो। कंसिस्टेंट होंगे तो आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि इसने थ्रू आउट द ईयर इसने अच्छी सेल्स करनी है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जो लास्ट है वो ये है कि आपका जो कीवर्ड्स हैं वो 20 रेलिवेंट, मिनिमम 20 रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा भी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, 600 कीवर्ड्स भी आपको मिल जाते हैं एक प्रोडक्ट के, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया ये होता है कि 20 जो है मिनिमम आपके रेलिवेंट कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे आप जैसी प्रोडक्ट आ रही होती है, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट ना आए। उसके बाद आपने यहाँ पे यूके और जर्मनी वाले क्राइटेरिया रीड कर लेना, ये सेम ही क्राइटेरिया, इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजों की डिफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइस का, यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का, क्योंकि छोटी मार्केट है ये यूएस से, तो इसमें क्राइटेरिया थोड़ा सा नीचे चल जाता है, ठीक है। तो आपने ये रीड कर लेना सारा क्राइटेरिया, और इसके हिसाब से फिर आपने प्रोडक्ट सर्च करनी है, ठीक है। इसके बाद हम कनाडा पे आ जाते हैं। कनाडा जो मार्केट है बेसिकली कनाडा हो गया, यूएई हो गया, केएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और बहुत सारी यूरोपियन मार्केट्स हैं, उनके अंदर टूल्स होते हैं वो समझ लें कि इतना डाटा अच्छा नहीं देते या वो चलते ही नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा मैनुअल भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा एडिशन आया है कि भी बीएसआर चेक कर रहे हैं आप यहाँ पे कंपैक्टिंग प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आपके कितनी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो बाकी क्राइटेरिया सेम है। डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आपने यहाँ पे चेक, क्योंकि जो कनाडा छोटी मार्केट है तो यहाँ से यूएस के सेलर भी आके इधर सेल कर रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम आके हमने कनाडा में काम करना है तो हम देखते हैं कि कनाडा में उस प्रोडक्ट को कितने रिव्यूज आए हैं, क्योंकि वो अच्छी बात ग्लोबल जब सेल करते हैं तो उनके पास यूएस के रिव्यूज भी होते हैं अपने उस लिस्टिंग के पास, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो हमारी सारी की सारी समझ लें हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन खराब कर देते हैं यूएस के रिव्यूज, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि उस मार्केट में कितने उसके रिव्यूज जनरेट कर रही है, ठीक है। तो ये देखना है कि भी अगर फॉर एग्जांपल उस मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर अगर 500 से कम अगर रिव्यूज हैं तो अगर सेलर बैठे हुए हैं तो समझ लें प्रोडक्ट ठीक है, फिजिबल प्रोडक्ट है, हम उसमें जा सकते हैं। आपने ये देख के परेशान नहीं हो जाना कि यार ये तो मतलब कि जो है यूएसए वाले सेलर बैठे हजार रिव्यूज हैं, वो होंगे, आपको वो नजर आएंगे, ठीक है। आपने थोड़ा सा उससे इज्तनाब जरूर करना है कि ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, लेकिन आपको फिर भी आपको प्रोडक्ट कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स भी होंगी जो कि जिसमें यूएस के सेलर बैठे हैं लेकिन कनाडा के उसमें रिव्यूज कम है, ठीक है। जब कनाडा के रिव्यूज फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है वो कनाडा का सेलर है और वो वहां पे सेल्स अच्छी ले रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक समझ लग जाएगी कि यार ये कनाडा के अंदर, क्योंकि वो शिपिंग कॉस्ट वगैरह पड़ रही होती है तो उनकी प्रोडक्ट नॉर्मली हाई होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने इन्वेंट्री रखी हुई है कनाडा में तो फिर तो उनके 1000 रिव्यूज उनके मैटर करेंगे, वो तो आपको फिर तो वो सेल लेने नहीं देंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल सेल ग्लोबल कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि वहां से ही यूएस से सेल शिप कर रहे हैं तो वो शिपिंग चार्जेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम उन प्रोडक्ट से उन सेलर्स डरते ही नहीं है जो कि यूएस की लिस्टिंग्स लेके आके सेल कर रहे होते हैं कनाडा में। तो हमें सिर्फ फिर हम टारगेट कर रहे होते हैं अपनी कनाडा के जो सेलर्स होते हैं जिनके कैनेडियन रिव्यूज हैं, उनसे सिर्फ उनका ख्याल करते हैं, और हमें 500 से कम जो है अगर फॉर एग्जांपल हमें रिव्यूज नजर आ रहे हैं तो हम वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी है, बाकी नहीं तो हम नहीं उस प्रोडक्ट में जाते, ठीक है। अच्छा, बीएसआर जो है वो आपने इस प्रोडक्ट में बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे जाके। जो बेस्ट सेलर रैंक है वो आपका जो आपके पहले दो कंपेटिटर्स हैं उनका जो है 1500 से जो है ना वो कम होना चाहिए। अच्छा, बेस्ट सेलर रैंक जो होता है ऊपर जाते हुए समझ लें कि वो बुरा होता जाता है, और जब वो 1 की तरफ जा रहा होता है तो वो बेस्ट सेलर रैंक अच्छा होता जा रहा है। बेस्ट सेलर रैंक अच्छा होने की मतलब कि 1 की तरफ जाना, कि भी अगर किसी का बेस्ट सेलर रैंक 1 है तो वो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है अपनी कैटेगरी में, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट किसी का बेस्ट सेलर रैंक अगर फॉर एग्जांपल 1500 से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब समझ लें कि वो उस कैटेगरी में अच्छी प्रोडक्ट है कैटेगरी पूरी में। अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल एक्सेसरी की कैटेगरी है और उसमें कवर्स हैं और कवर्स 1500 से नीचे हैं, 1500 से कम उसका बीएसआर है, तो समझ लें कि भी वो अच्छी सेल्स बना रहे हैं उस कैटेगरी में, ठीक है। तो आपने देखना है कि 1500 से कम हो बीएसआर। आपने आपका अच्छा जो कंपैक्टिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, कंपैक्टिंग प्रोडक्ट्स आप जब अमेज़न पे कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आपका जो सर्च बार होती है उसके अंदर ही लेफ्ट पे नीचे आपको नजर आ रहा होता है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आपने वो जब कीवर्ड सर्च करना है अमेज़न पे तो साथ नीचे नजर आ जाएगा कि भी इसमें 50,000 प्रोडक्ट्स आप नजर आएंगे या कितनी प्रोडक्ट नजर आएंगे, तो वो वहां पे नजर आता है। मैं आपको हंटिंग के दौरान भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने कंपैक्टिंग प्रोडक्ट देखना है कि 40K से कम होनी चाहिए कनाडा में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाकी क्राइटेरिया सेम है, आपने स्टडी कर लेना है, ठीक है, रीड कर लेना है।
और यहाँ पे आप ये डिफरेंट, यहाँ पे एक और बात है कि 7 से 10 एवरेज सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको मैनुअल थोड़ी सी हम सेल्स भी चेक करते हैं, तो हम डेली बेसिस पे जो हम चेक कर रहे होते हैं सेल्स को, वो समझ लें कि आपको 7 से 10 एवरेज सेल्स डेली बेसिस पे होंगी, तो आप वो प्रोडक्ट को आपको पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट अच्छी है, उसमें सेल्स आ रही है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं यूएई और केएसए के, उसके ऊपर इसके अंदर प्राइस देख लेनी है आपने। उसके बाद यहाँ पे ये बीएसआर वाली जो बात मैंने आपको समझा दी है पिछली दफा, और कंपेटिंग प्रोडक्ट की बात बता दी है कि ये आपने चेक कर लेना। बाकी क्राइटेरिया सेम है, और आपने अपने टूल की मदद से या मैनुअल अपनी उसके हिसाब से आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ ऑस्ट्रेलिया पे भी वही बात आ जाती है कि बीएसआर लेस देन 1000 होना चाहिए, ठीक है। अगर बीएसआर लेस देन 1000 है तो उसका मतलब है प्रोडक्ट अच्छी सेल ले रही है उस कैटेगरी में, ठीक है। तो आपने ये देखना, ये दो चीजें आपकी डिफरेंट होंगी थोड़ी सी। और एवरेज सेल 10 आपकी डेली बेसिस पे आप सेल्स बना रहे हो। अच्छा, तो अब हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं, जहां पे मैंने ये समझ लें कि सारा जितनी भी ऊपर के भी प्राइस क्यों हम इतने रेंज में रख रहे होते हैं, हर चीज की हम चीजें बताऊंगा। अच्छा, ये याद रखें कि आपने ये स्लाइड जो है ना बेशक लिखे ना, नोट ना करें। मेरे से आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे जुनेदगिल 180 पे, तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा मैं ये ना, और आपको सब आप रीड करेंगे उसको, या आपने वीडियो हर 2 दफा बेशक देखें, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अगर क्राइटेरिया समझ आ गई तो समझ लें आपको प्राइवेट लेबल समझ आ गई, ठीक है। वो आगे की बातें, प्रोडक्ट अच्छी है तो समझ लें कि आपने प्राइवेट लेबल सक्सेसफुल कर ली है, ये याद रखें। अगर प्रोडक्ट ही गंदी सेलेक्ट की है तो आप जो मर्जी कर लें, पीपीसी अच्छी कर लें, जो मर्जी कर लें, आप नहीं कामयाब होंगे। सोर्सिंग भी अच्छी कर लें, तो आपने यहाँ पे अगर जान लगानी है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कितनी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो पहले नंबर पर ये देख लें कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली जो समझ लें कि जो रिलेटेड है वो है आपकी सेल्स के और आपकी जो प्राइस के। अगर प्रोडक्ट की प्राइस फॉर एग्जांपल समझ लें कि बहुत कम है, क्राइटेरिया हमारे में नहीं आ रही, लेकिन उसकी सेल ज्यादा है, तो तब भी हमारा जो है समझ लें कि जो इन्वेंट्री की जो हमने इन्वेस्टमेंट है वो हमारी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और हमें जो है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अगर सेल ज्यादा है और प्राइस कम है। और ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल प्राइस ज्यादा है और सेल्स कम है, तब भी हमारा समझ लें कि जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगी। अच्छा, ये याद रखें कि जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो आपको लॉस कम होता है, और अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो आपको लॉस आपको ज्यादा होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपकी जब फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डैमेज अगर एक हो गई है, और अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो गई है तो आपको समझ लें कि अगर $100 की प्रोडक्ट थी तो वो पूरा का पूरा यूनिट जाया और आपको $100 इकट्ठे जाया, ठीक है। और यही अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम है, एक यूनिट जाया होने पे आपको इतना नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल $10 की $15 की प्रोडक्ट है, नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, और प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। वो क्यों है ऐसे? क्योंकि एक अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है वो उसकी साइज छोटा लेकिन उसकी प्राइस ज्यादा है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज है वो $100 की है, ठीक है। उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी कम है, उसकी शिपिंग कॉस्ट भी कम है, ठीक है। और हर एक चीज उसकी मतलब कि कम करके प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा, उसकी पीपीसी कॉस्ट भी हमें ऐसे आ रही होती है कि उसमें फॉर एग्जांपल अगर $1 का क्लिक हुआ है और $100 की प्रोडक्ट बिक गई है तो हम इससे अच्छा क्या है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन उससे बेहतर होते हैं, आप जो भी कह लें, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन उसके बेहतर होते हैं, ठीक है। तो और यही अगर फॉर एग्जांपल आप $10 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उस पर $1 क्लिक आ गया तो आपको हो सकता है $1 ही प्रॉफिट मार्जिन हो, लेकिन वो उड़ गया, ठीक है। तो अब ये याद रखना है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ी प्रोडक्ट में ज्यादा होता है, ठीक है। नुकसान भी ऐसे ही है, उसमें ज्यादा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास यूएसए में वेयर हाउस नहीं है, या वहां रहते नहीं है, या आपके पास थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स नहीं है, तो पार्टनर नहीं है आपका जो प्रोडक्ट को रिफर्ब कर सके, मतलब कि प्रोडक्ट को दोबारा से तैयार करके उसमें देखे कि डिफेक्ट अगर था या उसकी पैकेजिंग में फॉल्ट आया तो पैकेजिंग दोबारा करके रेडी करके दोबारा से अगर इन्वेंट्री में ऐड नहीं कर सकता कोई बंदा वहां पे, या कोई आप खुद नहीं रहते, तो फिर आपके लिए हम जो है ज्यादा प्राइस की प्रोडक्ट हम रिकमेंड ही नहीं करते, ठीक है। कम प्राइस की प्रोडक्ट में जाएं ताकि नुकसान हो तो आपको प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो ये प्राइस हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम जो प्रोडक्ट का होता है वो हम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो सर्च वॉल्यूम होता है वो प्रोडक्ट की बेसिकली डिमांड और पॉपुलैरिटी को बता रहा होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, फोन है, जैसे मोबाइल फोन है या iPhone 15 है, वो अगर फॉर एग्जांपल अगर सर्च हो रहा है तो अगर फॉर एग्जांपल उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। अगर वो फॉर एग्जांपल उसका सर्च वॉल्यूम कम है तो समझ लें कि लोग सर्च ही बहुत कम लोग कर रहे हैं उसको, ठीक है।
तो पॉपुलैरिटी को बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है सर्च वॉल्यूम, कि भी इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे लोग कितना इसको सर्च कर रहे हैं। और एक प्रोडक्ट के सेवरल होते हैं कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स पे उसको चेक करते हैं, फिर आपको समझ लगता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा उतना प्रोडक्ट बेहतर होगी, ठीक है। लेकिन हम एक याद रखें कि हम ये नहीं करना कि हम ज्यादा हम सर्च वॉल्यूम देखने के चक्कर में हम बाकी क्राइटेरिया हम इग्नोर कर दें, क्योंकि जब ज्यादा फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम होगा तो हो सकता है उसमें कंपटीशन भी ज्यादा हो। तो आपने हर चीज को मद्देनजर रख के चलना है, ये नहीं कि यहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो आपने कहा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। आपने हर चीज को देखना है, क्योंकि आइडियल प्रोडक्ट वही है जो हर चीज को मेंटेन चल रही है। उसके बाद ये देखना है कि जो सर्च वॉल्यूम जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो 3 से 10 जो पहले टॉप के सर्च कीवर्ड्स होते हैं हम उसके हम प्लस करके हम देख रहे होते हैं कि भी प्रोडक्ट कैसी है। लेकिन जब हम रैंकिंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कराना होता है, जब लॉन्च कर लेते हैं प्रोडक्ट को, तो हम सारे जितने कीवर्ड रेलिवेंट होते हैं सारे के सारे हम कीवर्ड्स को हम यूज करके रैंकिंग कराते हैं। लेकिन जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो पहले 3 से 10 कीवर्ड को हमने सर्च वॉल्यूम को देखना है और देखना है कि वो हमारे क्राइटेरिया में आ रहा है हमारी मार्केट के हिसाब से कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होता है, यूके में सर्च वॉल्यूम डिफरेंट है, यूएई में, केएसए में, कनाडा में, ठीक। तो अपने हिसाब से मार्केट को आपने देख के सर्च वॉल्यूम आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें कि जो आपका जो सर्च वॉल्यूम होगा वो डिवाइडेड सर्च वॉल्यूम हो, ये ना हो कि भी एक पहला कीवर्ड उस पर 10,000 सर्च वॉल्यूम, बाकियों पे 100 सर्च वॉल्यूम आ गया। आपका जो हमेशा कीवर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 15 है, आईफोन 15 इन ब्लैक कलर है, आईफोन 15 फॉर एग्जांपल विद चार्जर आ गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो ये जो कीवर्ड्स हैं एक ही प्रोडक्ट के लेकिन डिफरेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक प्रोडक्ट है उसका सारा सर्च वॉल्यूम एक कीवर्ड ले गया, बाकी उनको तो बिल्कुल वो फारिग हो गया, ठीक है। इस तरह होना चाहिए। आपको जब भी प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट नजर आएगी तब नजर आएगा कि पहली का फॉर एग्जांपल 3000 सर्च वॉल्यूम है, दूसरे कीवर्ड का 2500 है, फिर 2000 है, फिर उसको ऐसे ग्रेजुअली डाउन 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 जा रहा है, ठीक है। मेन कीवर्ड वो होता है जो हाई सर्च वॉल्यूम जिसका हो और रेलिवेंट कीवर्ड हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा, ठीक है। सर्च वॉल्यूम क्या चीज है? सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का होता है बेसिकली कि वो कितनी दफा सर्च किया जा रहा है, और वो टूल्स की मदद से पता चलता है। आपको हीलियम 10 एक बहुत मशहूर टूल है जिसकी वजह से जिसके जरिए आपको ये सर्च वॉल्यूम पर चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सेल्स कंसिस्टेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। सेल्स जो है, जो आप जब लॉन्च करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही सेल्स है। आपके अगर फॉर एग्जांपल सेल्स नहीं हो रही तो समझ लें प्रोडक्ट खराब हो रही है। तो हमने फॉर एग्जांपल जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो हमने देखना है कि आपकी जो सेल्स है वो मिनिमम क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। अच्छा, मिनिमम क्राइटेरिया को हमें कैसे पता चलता है कि हमारी 400 की सेल्स तकरीबन हो जाएगी? हम एक सेलर को हम टारगेट कर रहे होते हैं जो कि हमारा मेन कंपेटिटर होता है, जिसके समझ लें कि हम टारगेट कर सक रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेलर है जिसके 800 सेल्स आ रही हैं और उसके 150 से 250 से 350 उसके जो है वो हैं उसके रिव्यूज हैं। तो हम ऐसा जो होता है, जो समझ लें कि थोड़े रिव्यू वाला सेलर होता है, हम उसको अपना मेन कंपेटिटर समझ लेते हैं। ये नहीं कि जो 100 से नीचे वाला हो जाए। आपने ये याद रखना है कि बहुत कम वाला भी हो सकता है कि वो अभी फेक रिव्यूज करा रहा हो, ठीक है। तो हमने एक फॉर एग्जांपल 250 से 350 के बीच में रहना है कि भी ये जो इस रेंज के अंदर जो सेलर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अच्छी सेल्स कर रहे हैं तो वो हमारा मेन कंपेटिटर होता है। हम उसको जब देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यार हाँ, हम जब इतने हम रिव्यू बना लेंगे तो हमारी 800 सेल्स हो जाएंगी, 400 सेल्स हो जाएंगी। तो हमने ये याद रखना कि हमने मिनिमम सेल्स 400 का एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, फिर उसको जब मार्केट में आएंगे तो हम ऑटोमेटिक हम सेल्स करा लेंगे, ठीक है। बहुत आसान होता है सेल्स करवाना अगर अच्छी प्रोडक्ट ढूंढी है आपने तो। अच्छा, तो हमें जंगल स्काउट से आइडिया लग जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट कितनी हमें सेल्स निकाल के देगी, क्योंकि हम वो देख रहे थे। अच्छा, तो जो आपने ये याद रखें कि जो आपका जो सेल कंसिस्टेंसी है या रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि आपका जो कंपेटिटर है या आपके जो फर्स्ट 5 कंपेटिटर जो हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो एक दिन सेल करते हैं और एक दिन करते ही नहीं है, या महीने एक पूरे बैठ जाते हैं। इस तरह ना कंसिस्टेंट हो 10, 16, 15, फिर जो है अपना मतलब कि ऐसे एवरेज 20, और वो समझ लो कि वो एक पेस में चल रहे हो। ये नहीं हो कि भी वो एक दिन कर लेते 50, एक दिन कर लेते 2, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रेवेन्यू के अंदर। अगर सेल्स कंसिस्टेंट, रेवेन्यू कंसिस्टेंट होगा। हाँ, अगर प्राइस वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो फिर
जो है प्रॉब्लम आएगी। और मैं वो आपको वीडियो के एंड पे भी दोबारा से समझा देता हूँ कि प्राइस कंसिस्टेंसी क्या होती है, ठीक है। तो प्राइस कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में। अच्छा, अब इसके बाद हम चल लेते हैं प्रोडक्ट के रिव्यूज पे। अच्छा, जो प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर मुसलसल नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, या उसका जो फॉर एग्जांपल सारे सेलर्स नेगेटिव रिव्यूज ले रहे हैं, तो समझ लें कि प्रोडक्ट इतनी डिफिकल्ट है मैन्युफैक्चर करना या उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना कि कोई भी जो है सेलर वो मेंटेन ही नहीं कर पा रहा क्वालिटी को, ठीक है। और रिव्यू वो लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें होती हैं मेडिकल से रिलेटेड या प्रोडक्ट होती हैं जो कि समझ लें कि ऐसे क्लेम्स होते हैं जैसे इतने दिन पतला कर देना या फलां कर देना, फ्रेजाइल या प्रोडक्ट जो होती हैं जिस प्रोडक्ट में बहुत वेरिएशन होती है, क्योंकि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट चल जाती होती है अक्सर, उनको साइजेस वगैरह में जो वेरिएशन होती है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें यार बहुत नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव रिव्यूज की वजह से आप जो है ना आपको मुसलसल टेंशन ही पड़ जाएगी और आप क्वालिटी को बेहतर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत कारीगर हैं किसी कैटेगरी में, आपको लगता है कि यार मैंने ये बिजनेस किया है, मुझे इन सप्लायर ज्यादा ही पता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता नॉर्मली। अगर लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो मैं इसको तो एक्सपर्टीज कर जाऊंगा, R&D में इतनी करूंगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर मैं इतनी करूंगा और मैं प्रोडक्ट को बेहतर कर दूंगा, तो ठीक है, आप वो लेके आप प्रोडक्ट आप जो है ना नेगेटिव रेटिंग वाली प्रोडक्ट में जा सकते हैं। आप रिव्यू पढ़ें सारे सेलर्स के और आप वही बेहतरी लेके आए प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। रिव्यूज पढ़े और जो रिव्यू लिखे हैं कि भाई इसमें ये टूट गई है या इसके कप का कवर नहीं ठीक, ये वो फलां, अब पढ़े और उसमें वो बेहतरी लेके आए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद प्रोडक्ट वेरिएशन क्या होती है? प्रोडक्ट वेरिएशन होती है फॉर एग्जांपल डिजाइन वेरिएशन, कलर वेरिएशन, या बहुत सारी डिफरेंट टाइप की वेरिएशन। फॉर एग्जांपल टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें और भी टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट वेरिएशन में नहीं जाना, प्रोडक्ट वेरिएशन मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, ठीक है। और वो भी हम जो 4 वेरिएशन है वो भी हम इकट्ठी लॉन्च नहीं करते, हम एक एक करके लॉन्च करते हैं ताकि हम जो है अपनी रैंकिंग करवा सकें, क्योंकि इकट्ठी हम 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे तो हम तो वो रैंकिंग ही हम सबको करवाते करवाते तो हम तो वैसे पागल हो जाएंगे। एक रैंक कर भी होगी तो आपकी बाकी वेरिएशन आस्ते आस्ते खुद ही रैंक हो जाती है, ठीक है, या आप थोड़ा टाइम लगा के रैंक कर लेते हैं। तो जब जितनी ज्यादा वेरिएशन होंगी उतनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, आप प्रोडक्ट की इन्वेंटरी को ही मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपकी फॉर एग्जांपल जब आपने रेड की इन्वेंटरी डलवाई तो ग्रीन खत्म होगी, ग्रीन की कराई तो ब्लू खत्म होगी, तो वो आपकी बेसिकली और जो आउट ऑफ स्टॉक होना एक बहुत बड़ा समझ लें कि गुनाह है प्राइवेट लेवल में। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं तो आपकी रैंकिंग डाउन है, आपका सारा बजट लगाया हुआ नुकसान में है, ठीक है। तो आपने वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में नहीं जाना ताकि आप इन्वेंटरी ही मैनेज ना कर पा रहे हैं, आपका बेसिकली सारा का सारा बजट डिवाइड हो जाता है सारी वेरिएशंस में, आपको पता नहीं होता कि यार मैं किस में इन्वेस्ट करूं, किस में इन्वेस्ट करूं। जब उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसमें खत्म हो जाते हैं पैसे। तो समझ लें कि आपका ये चीजें जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी से बचाने के लिए आपने कम वेरिएशन जाना है। और आपका 2 टाइप की वेरिएशन होती हैं, एक होती है कि जो लिस्टिंग के अंदर जो फॉर एग्जांपल वेरिएशन होती है जैसे कलर वेरिएशन वगैरह और डिजाइन वेरिएशन वगैरह, एक होती है कि प्रोडक्ट की जैसे डिजाइन वेरिएशन है वो लिस्टिंग से बाहर भी आ रही है, क्रॉस द पेज वेरिएशन कहते हैं उसे। अक्रॉस द पेज फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड सर्च किया, आपको नजर आया कि यार कोई कप है वो ऐसा बना हुआ है, कोई कप ऐसे बना हुआ है, तो बेसिकली वो जो होती हैं जो डिजाइन वेरिएशन होती हैं अक्रॉस द पेज, वो आप 70% सेम प्रोडक्ट होगी तो आप उसमें जाएं, अगर बहुत डिजाइन वेरिएशन है तो फिर उसमें ना जाएं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा आप वो क्रिएटिव इंसान है और आप डिफरेंट ऐसी वेरिएशन लेके आ सकते हैं कि जो कि भाई बम निकाल दे, फिर आप जाएं उसके अंदर जरूर जो है डिजाइन वेरिएशन वाले प्रोडक्ट में क्रॉस द पेज चल जाए। लेकिन वो भाई इतनी अनप्रिडिक्टेबल मार्केट हो जाती है कि आपको नहीं पता कि भाई आप नुकसान में जाएंगे या फायदे में जाएंगे। लेकिन टू सम एक्सटेंट मैंने ये भी देखा है कि जब आप इनोवेशन लेके आते हैं या नए डिजाइन लेके आते हैं उसमें कुछ लोग तो बहुत ही कामयाब होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका नहीं है, आप इतने क्रिएटिव नहीं है, तो आप सिंपल कॉपी पेस्ट मेथड पे जाएं और बहुत ज्यादा ऐसे नई वेरिएशन ना करने की कोशिश करें क्योंकि आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो आपने ये चीजों को देख के चलना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या, उसका क्या मतलब है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है जब आप जंगल स्काउट चला रहे हैं, एक्सरे चला रहे हैं, टूल्स हैं, बेसिकली आप भी चला रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो ऊपर टाइटल के अंदर जो ऊपर हेडिंग होती है कि भी सारे सेलर्स फॉर एग्जांपल 20 सेलर्स हैं पहले पेज पे अमेज़न के, तो वो कितना रेवेन्यू दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अंदाजा लगाएं
कि वो जो एवरेज रेवेन्यू है वो डिवाइड करके आता है। फॉर एग्जाम्पल 20 सेलर्स हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 20 अगर है, तो वो समझ लें कि अगर बहुत कम आ रहा है ऊपर, तो उसका मतलब है कि ऊपर ऊपर जो हमें नजर आ रहे हैं वही सेल दे रहे हैं, नीचे वाले तो बिल्कुल ही फारग हुए पड़े हैं, ठीक है। तो आपने एक एवरेज रेवेन्यू को भी ख्याल रखना है कि एवरेज रेवेन्यू भी आपका प्रोडक्ट का अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि भी सिर्फ आप ये देखिए कि भी जो है, जो मेन कंपेटिटर्स उनकी सेल्स अच्छी आ रही है ठीक है, बाकी की नहीं अच्छी आ रही तो भाड़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये डोमिनेंसी को ही दिखाता है, ठीक है, कि ऊपर वाले ही ले रहे, नीचे वाले सेल्स ही ले रहे, ठीक है। क्योंकि समझ लें कि जो Amazon है उस पर सिर्फ एक कीवर्ड सेल नहीं आ रही होती, हजारों कीवर्ड सेल आ रही होती है, और वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं सारे जितने भी नीचे सेलर्स हैं, वो कोई आपको नजर आ रहा होगा सेलर छोटा सा, लेकिन वो किसी कीवर्ड पे पहले नंबर बैठा होगा, ठीक है। तो सेलर्स होते हैं वो हर एक कीवर्ड से, कोई सेलर किसी कीवर्ड पे रैंक हुआ पड़ता है, हाई रैंक हुआ होता है, कोई किसी पे हाई रैंक हुआ होता है, तो वो बेशक वो 10वें नंबर पे बैठा है ना, तो वो वहां से भी सेल किसी और कीवर्ड से लेके वो 10वें कीवर्ड पे, लेकिन वो इस कीवर्ड पे वो नहीं है, फेमस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो उस पोजीशन पे नीचे बैठा हुआ है, लेकिन उसको सेल इसलिए लेनी चाहिए उसको, ठीक है। तो इसलिए एवरेज जो रेवेन्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि यार इस कीवर्ड से नहीं तो किसी और कीवर्ड से तो सेल आ ही रही होगी ना उसको। तो आपको ये याद रखना है कि एवरेज रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेवेन्यू अगर है तो पता होगा कि हाँ यार मैं आऊंगा तो मैं भी सेल दे दूंगा, ये नहीं है कि मैं 0 सेल से बैठा हूँ या 10 सेल से बैठा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको ये देखना चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो ग्राफ्स होते हैं जो जंगल स्काउट के या जो होगा हीलियम 10 के, वो आपको बता देंगे कि भाई यार ये कंसिस्टेंट रेवेन्यू बना रहे हैं या ये कभी बार बना लेते हैं, कभी बार नहीं बना लेते। तो आपने कंसिस्टेंसी देखनी है जरूर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिव्यूज की। अच्छा, ये याद रखें कि जो रिव्यूज है वही आपके कंपटीशन को दिखा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि Amazon पे समझ लें कि कोई भी सेलर जब बायर आता है तो वो आपको रिव्यूज की बेसिस पे जज कर रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल 200 है, 200 रिव्यूज हैं और 300 रिव्यूज हैं, और आपकी जो प्राइस आपकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो किसी 1000 के रिव्यूज वाले के साथ की है, और आपकी जो तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं, वीडियो है वो भी 1000 वाले की जैसी ही है, ठीक है, तो डेफिनेटली 1000 वाले की प्रोडक्ट लेके चल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा आगे जाके कि आप 1000 वालों से compete कैसे करते हैं, उनकी सेल्स कैसे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी ने कोई ना कोई गलती की होती है और आप वो गलतियां कवर करते हैं और आपको सेल्स आती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट में एंटर हो गए जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो 1000 वाले हैं, फिर तो आपको स्लॉट ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 4 मैक्सिमम लोग हों जिनके 1000 रिव्यूज हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 1000 रिव्यू होने चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के 990 भी है ना, समझ लें कि उसके आपके पहुंचने तक उसके 1000 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने 900 990 वाले इनको भी नहीं आपने 1000 ही कंसिडर करना है। या फॉर एग्जाम्पल 1000 से ज्यादा है, किसी के 2000 3000 है, तो इसको भी आप 1000 में कंसिडर कर रहे होते हैं। क्योंकि 1000 से जब ऊपर जाता है तो जितने भी रिव्यूज होते जाएं फिर वो आपको मैटर नहीं कर रहे होते हैं। 1000 एक समझ लें आपने एक लेके चलना है, एक फिगर लेके चलना है, 1000 का राउंड अबाउट आपने कर लेना कि ऊपर वाले भी 1000 ही, नीचे वाले भी 1000 ही, 900 भी 1000 ही ऊपर वाले, ठीक है। तो अपने 4 से ज्यादा सेलर ना हो जिनके 1000 रिव्यूज हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपकी टॉप पोजीशंस है, टॉप 10 पोजीशंस है, उसके अंदर आपके पास सेलर्स इस तरह के हों जिसके 250 से 350 रिव्यूज तक सेलर्स बैठे हों। क्योंकि इतने रिव्यूज वाले अगर अच्छी सेल ले रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी लेंगे, क्योंकि जब आप रैंक करेंगे उनकी पोजीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है 250 रिव्यूज वाला है, 350 रिव्यूज वाला, आपने और आगे रैंक करेंगे तो आपकी सेल सेम उतनी ही होने लग जाएगी, ठीक है। आपका क्योंकि मेन कंपेटिटर है, आपने सेम उन्हीं कीवर्ड्स पे आपने भी रैंक कर लेना है अपने आप को, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि वहां पे आपके लिए स्पेस है, और स्पेस तब पता चलती है जब आपके जैसे सेलर वहां पे आके सेल्स ले रहे होते हैं, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमिनेंसी की। अच्छा, डोमिनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सेलर्स हैं कि जो कि मार्केट की मैक्सिमम रेवेन्यू या सेल्स लेके जा रहे हैं तो वो डोमिनेंसी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, Amazon डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी में क्या फर्क है? अगर फॉर एग्जांपल AMZ सेलर खुद बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल Amazon खुद सेल कर रहा है, या Amazon ने किसी को कहा है कि तू मेरा हमारे से वेंडर सेंट्रल ले ले। वेंडर सेंट्रल समझ ले Amazon सेलर सेंट्रल से डिफरेंट होता है। वेंडर सेंट्रल के अंदर आपको Amazon की समझ ले ब्रांड्स को आप सेल कर रहे होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन Amazon दे रहा होता है, उसके ऊपर ना आपको PPC की कॉस्ट करनी पड़ रही होती है। वो जो वेंडर सेंट्रल जिनको मिलता है वो बहुत बड़ी गेम होते हैं, उन्होंने अपने आप प्रूव किया होता है Amazon की नजर में कि उन्होंने बहुत अच्छे सेलर हैं,
तो अमेजोन वेंडर सेंट्रल देता है उनको, और समझ लें कि उनके चांदी हो जाती है, बहुत उनको सेल्स आती है और बहुत जबरदस्त हो जाता है उनका, प्रॉफिट मार्जिन फ्री का बन रहा होता है उनको। तो अगर एएमजी सेलर हैं, अगर फॉर एग्जांपल डोमिनेंट वहां पे फॉर एग्जांपल चार पांच आप वहां पे अमेजोन के सेलर बैठे हुए हैं, तो आप उस प्रोडक्ट में भी नहीं जाएंगे। या अगर अगर कोई एक ब्रांड है जो बड़ा वेल रिकॉग्नाइज्ड है, फॉर एग्जांपल नाइकी बैठा है, प्यूमा बैठा है, या कोई ऐसा ब्रांड है जो कि सेल, अच्छा ऐसे ना सोचिएगा कि यार कोई अगर फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है, ब्रांड तो मशहूर नहीं है, आपको सेल्स या उनका रेवेन्यू या उनकी मार्केट शेयर से पता चल जाएगा कि यार ये बंदा इतनी सेल ले जा रहा है तो ये बड़ा ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, ठीक है, तो आप टक्कर नहीं दे सकेंगे उसको, ठीक है। तो आपने ये देखना है कोई बंदा जो फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सेल्स लेके जा रहा है तो वो समझ लें कि डोमिनेट करके बैठा है मार्केट को, और नीचे वालों को आपको साफ समझ आ जाएगा कि नीचे वाले जो सेलर हैं वो उनको तो सेल्स मिल ही नहीं रही, ऊपर वालों को मिल रही है, नीचे वाले तो बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। फॉर एग्जांपल एक 30,000 कलर ले रहे, नीचे 2,000 1,000 ऐसे हो गए, तो समझ लो कि ऊपर वाले डोमिनेट है। आपने अमेजोन डोमिनेंसी या फिर ब्रांड डोमिनेंसी होगी तो आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना। अच्छा, ब्रांड डोमिनेंसी ज्यादा लिस्टिंग्स करके भी मिल सकती है किसी को, फॉर एग्जांपल नाइकी 4-5 जगह बैठा है और तब अगर वो सेल ले रहा है ज्यादा तो तब भी डोमिनेंसी है, और ऐसे ही अमेजोन अगर 4-5 जगह बैठा है तो तब भी डोमिनेंसी है। और अगर फॉर एग्जांपल वो रेवेन्यू इकट्ठा लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक ही लिस्टिंग काफी सारे रेवेन्यू लेके जा रही है तो वो डोमिनेंसी है, ठीक है। तो हमने ये याद रखना, डोमिनेंसी ना हो प्रोडक्ट में। अच्छा, हम यहाँ पे आ जाते हैं कि गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती है। गेटेड प्रोडक्ट वो होती है फॉर एग्जांपल कैटेगरीज होती हैं, टॉयज की कैटेगरी, जैसे टॉय गेम्स इंडस्ट्री, जिसके इंडस्ट्री के प्रोडक्ट जैसे केमिकल्स वगैरह, या बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट, या ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, बेबी से या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट नुकसान जैसे कि ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी फट गई खुदा ना खास्ता, या एक कॉस्मेटिक किसी लेडी ने अपनी फेस पे लगाया कोई कॉस्मेटिक्स और उसको एलर्जी हो गई, या उसकी स्किन जल गई, या किसी बच्चे को कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल फीडर था, उसने दूध पिया तो उसको केमिकल्स वाला फीडर था, उससे कोई नुकसान हो गया उसको। कोई भी प्रोडक्ट जो समझ लें कि एक सेंसिटिव सी कैटेगरी में आती हो तो उसको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, एफडीए से अप्रूवल चाहिए होती है, यूएस के अंदर बहुत सारी और अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है। वो अप्रूवल मिलेंगी, अमेजोन को सर्टिफिकेट्स देंगे तो तब ही आपको वो अनगेट होगी कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, अगर आप यूएस में नहीं है तो अनगेट कराना मुश्किल होता है, लेकिन आप लॉयर्स वगैरह से, अटर्नी से आप करके आप करवा सकते हैं, अनगेट करवा सकते हैं, लेकिन आप स्पेशलिस्ट से बात करें फिर ही वो आपको गाइड कर सकता है कि आप कैसे अनगेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं जाना जो, अगर फॉर एग्जांपल इजी जाना चाहते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट में ना जाएंगे जो गेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपको एक बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मेरी तो है ही इलेक्ट्रॉनिक्स की रिलेटेड प्रोडक्ट, तो मैं कैसे, तो फिर आप पहले देखेंगे कि वो प्रोडक्ट आपकी गेटेड में है कि नहीं, क्योंकि जो है ये पार्शियली गेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। हो सकता है आपकी प्रोडक्ट गेटेड हो ही ना, गेटेड है तो आप सीधी बात है कि आप पता करें जो है वो अनगेट करवाएं उसको, ठीक है। इसके बाद हम सीजनल प्रोडक्ट देख लेते हैं। सीजनल प्रोडक्ट वो होती है जो एक स्पेसिफिक सीजन में सेल कर रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हैलोवीन से रिलेटेड प्रोडक्ट, ग्रेजुएशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या कोई भी चीज जो कि सीजन में सिर्फ मशहूर होती है, ठीक है, उसे हम सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो जैसे मास्क कुछ देर के लिए सेल होना स्टार्ट हुए थे तो हम उसको भी सीजनल कहते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि यार कोई फॉर एग्जांपल किसी चीज का बम्प अगर आया हुआ है तो वो सारी सीजनल ही होती हैं। ऐसे नहीं है कि भी कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल जो है एक सीजन में आती, सिर्फ वो नहीं होती सीजनल। सारी प्रोडक्ट जो बम्प जिनमें आया हो या जिसमें ट्रेंड आया हो वो सीजनल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। हम सीजनल प्रोडक्ट को इसलिए हम ज्यादातर रिकमेंड नहीं कर रहे होते क्योंकि जब अगर फॉर एग्जांपल आप उसी सीजन के अंदर उसके सेल्स चेक करें तो आपको लगेगा यार इसकी तो बहुत ज्यादा सेल्स है, इसकी तो 1000 सेल्स हैं, लेकिन जैसे ही उनका ट्रेंड नीचे आएगा और आपकी प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचेगी तो आपको पता चलेगा इसकी 20 सेल्स हो गई है, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, ठीक है। आपने पहले चेक कर लेना है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यार अगर सेल करनी भी है सीजनल प्रोडक्ट तो आपने 1 महीना पहले आना है मार्केट के अंदर, ताकि 1 महीने के अंदर आप थोड़ी सी पीपीसी चला के या थोड़ी सी गिवअवेज करके आप प्रोडक्ट को रैंक कर लें, और जैसे ही सीजन स्टार्ट हो तो आपकी लिस्टिंग पहले नंबर पर पड़ी हो सारे कीवर्ड्स पे, ठीक है, और आपकी सेल्स ऑर्गेनिक आपको सेल्स आने लग जाए, आपको पीपीसी चलानी ना पड़े, धड़म धड़म सेल्स आने लगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि भी सीजनल प्रोडक्ट तभी लॉन्च करें जब आप सीजन में 1 महीने पहले पहुंच सक रहे हो।
अगर सीजन पे पहुंचेंगे तो आप नहीं रैंक कर पाएंगे, ये बता दूं मैं, इसलिए क्योंकि लोगों की सेल जितनी हो रही होंगी तो आपको इतनी कॉस्ट लगानी पड़ेगी। फायदा उस रैंकिंग का जिसके अंदर आप रैंक हो, आपकी प्रोडक्ट, आपने पैसे लगाए हैं रैंकिंग के लिए, रैंक हुई प्रोडक्ट आपकी और वो ट्रेंड नीचे चले गया, तो आपने अगर पहले आ सकते हैं तो करें, सीजनल में जाए ना, ठीक है। अच्छा, और ये जो सीजनैलिटी है बेसिकली आपको गूगल ट्रेंड्स बता सकते हैं, ठीक है, आसानी से, लेकिन आपको कीवर्ड ट्रेंड्स हीलियम 10 जो सॉफ्टवेयर है, आपको आसान से सॉफ्टवेयर है, सारे समझाऊंगा मैं, वो आपको उसका जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो भी आपको बता देता है कि भी ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है कि नहीं, क्योंकि उसके कीवर्ड्स के जो सर्च वॉल्यूम है वो भी उसके ट्रेंड बन रहे होते हैं, तो वो आपको समझा देता है कि भी हाँ ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट जो है सारी गेटेड नहीं होती, पार्शली गेटेड होती हैं, ठीक है। इसकी हम इसको क्यों हम इसको डिस्करेज क्यों कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये याद रखें जो पहले तो नंबर पे तो अगर फॉर एग्जांपल कैटेगरी गेटेड में आ गई है आपकी, तो आपको एफडीए से अप्रूवल्स करवानी है, अमेज़न से फिर वो करवाना है, अप्रूवल्स करवानी है, ठीक है, वो फिर आपकी लिस्टिंग अनगेट होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मली जो कॉर्ड वाली प्रोडक्ट होती है, मतलब जो तार वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, वो जो है ना गेटेड नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन हो भी सकती है, जरूरी नहीं है कि भी ना हो भी सकती है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट गेटेड है या नहीं गेटेड, और वो जो अमेज़न में जब आप लिस्टिंग लगाते हैं, आप लिस्ट करके देखते हो किसी का एसन, या आप खुद से एक नई प्रोडक्ट आप लिस्ट करके देख लेते हो, तो वो आपको बता देता है कि यार ये गेटेड प्रोडक्ट है, आप इसका सर्टिफिकेशन दें पहले, ठीक है। तो लिस्टिंग करके ही आपको पता चलता है कि गेटेड प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी याद रखें कि जो बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट है, अगर आपकी प्रोडक्ट बैटरी रिलेटेड है तो उसके वो जो है ना आप ना ही जाए उसमें बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर आपको एयर शिपिंग नहीं मिलती, क्योंकि जो जहाज में प्रोडक्ट्स जाती हैं वो आपको शिपिंग वाले आप कहते हैं कि हम भाई लेके नहीं जाएंगे, हम इसको आप ओशन शिपिंग करवाएं फिर ये सही है, या ट्रेन के थ्रू जाए या इसको ट्रक्स के थ्रू जाए, तो वही फ्रेट के पॉसिबिलिटी एयर शिपिंग मतलब फास्ट शिपिंग आप नहीं करवा सकते बैटरी रिलेटेड प्रोडक्ट में। आपको स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज अमेज़न स्टोरेज फी चार्ज करता है, क्योंकि अमेज़न की जो स्पेशल वो बनी होती हैं, जगहें बनी होती है जहाँ पे आपकी स्टोरेज हो जाती है, क्योंकि ये खुदा ना खासा फट जाए तो पूरा अमेज़न के वेयरहाउस भी जले हुए हैं इसके अंदर, तो स्टोरेज अलग करते हैं इसके, ठीक है। और इसमें सर्टिफिकेशन तो डेफिनेटली चाहिए होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर अच्छी तरीके से चेक नहीं हुई पड़ी, अगर इसके अप्रूवल्स नहीं है तो वो समझ लें कि भी अमेज़न के लिए खतरा है, अमेज़न उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। और ये याद रखें कि जो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं इसकी 100% हमें इंस्पेक्शन करानी पड़ती है। इन्वेंटरी इंस्पेक्शन नॉर्मली हम क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ना हो तो हम उसके अंदर हम समझ लें कि भी 70% 50% हम इन्वेंटरी, जैसे फॉर एग्जाम्पल डब्बे खुलवा के ना, जब हम अपने प्रोडक्ट को चेक करवा रहे होते हैं इन्वेंटरी रेडी होने के बाद, उसको इंस्पेक्शन कहते हैं हम, कि प्रोडक्ट हमारी कोई डिफेक्टेड तो नहीं है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी जाती है, वो चेक कर रही होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट है तो हम एक यूनिट चेक करवाते हैं, ताकि ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में तो ऐसे ही है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट अगर खराब है तो वो आपका नेगेटिव रिव्यू है, तो आपने इंस्पेक्शन के अंदर 100% चेक करवानी है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक को वैसे ही कहते हैं ना करें, लेकिन अगर आपकी अपनी फैसिलिटी है या आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, या आप कहते हैं कि भी खैर ये डिपेंड करता है हर बंदे, हर सेलर टू सेलर की भी क्यों जाना चाहता है उसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट पीएटी, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपने ये देखना है कि आपने फेडरल टैक्स, सेल्स टैक्स, सारे टैक्सेस वगैरह आपने कैलकुलेट करके, फ्रेंचाइज टैक्स, जितने भी टैक्सेस हैं वो आपने देख के फिर उसके बाद प्रोडक्ट की जो लैंडिंग कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फ्रेट को मिला के आपकी जो प्रोडक्ट जब आपकी अमेज़न के वेयरहाउस में पहुंचती है या आपके अपने वेयरहाउस में पहुंचती है, तो वो जो कॉस्ट होती है लैंडिंग कॉस्ट, वो मिला के, एड की कॉस्ट मिला के, आपकी इंस्पेक्शन की कॉस्ट मिला के, आपके जो वर्चुअल असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, आपकी जो टीम काम कर रही है, तो उसकी सैलरीज को मिला के जितनी भी सारी कॉस्ट है जो मैं लिखी भी दी गई यहाँ पे, वो सारी की सारी कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल वो प्लस करके आपने जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन उसके बाद आप चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे मैंने बता दी, डिफरेंट मार्केट के हिसाब से 30 है, किसी में 35 है, किसी में 25 है, तो हर मार्केट के हिसाब से आपने देखना है सारे एक्सपेंसेस को आपने करके। ये याद रखें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके अंदर रीअकरिंग कॉस्ट आती है, मतलब जो बार बार कॉस्ट हर दफा हो रही होती है, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्शन की हर दफा होनी है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हर दफा होनी है,
आपकी जो पैकेजिंग वगैरह हर एक चीज की जो कॉस्ट है वो जो हर दफा जो हो रही होती है वो आपकी रिकरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। वो आपके प्रॉफिट मार्जिन में आप प्लस करते हो, फिर आप उसको कैलकुलेट करते हो। और टैक्स भी ऐसे ही, टैक्स भी रिकरिंग कॉस्ट है, ठीक है, आपके सारे के सारा। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर ROI करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कैलकुलेट करना है, तो उसके अंदर आप LLC की कॉस्ट डालते हैं, ट्रेडमार्क की कॉस्ट डालते हैं, अब हर एक छोटी छोटी कॉस्ट डाल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पैकेजिंग की डिजाइन बनवाया किसी डिजाइनर से, या आपने फोटोग्राफी किसी से करवाई, ठीक है, तो वो जब आप ROI कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो जो होती है वो आपकी रिकरिंग कॉस्ट में आ रही होती है, ठीक है। जहां आपने प्रोडक्ट रैंकिंग में जो आपने पैसे लगाए, ठीक है, वो आपकी ROI के अंदर आनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कितनी देर के अंदर आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया वो आपको मिल जाएगा, वो लॉन्ग टर्म में समझ लें आपको मिलता है वापस। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आप अगर प्रॉफिट मार्जिन में आपने LLC की या ट्रेडमार्क की या ब्रांडिंग की या आपने रैंकिंग की कॉस्ट अगर ऐड कर दी ना, तो वो समझ लें कि आपको कभी आप कहेंगे कि यार ये तो खत्म ही नहीं हुआ, मेरा प्रॉफिट बन ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आपको वो हर दफा हो रही थी आपकी वो उसका नाम आपको कॉस्ट आ ही नहीं रही थी हर दफा, वो तो आपको एक ही दफा आई थी ना, तो आपने वो उसको बार बार ऐड नहीं करना, आपने एक ही दफा उसको ऐड करना है। और वो आपने ROI बेसिकली ROI आप अलग आप कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट मार्जिन आप अलग कैलकुलेट करते हैं, तो इन दोनों चीजों को आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो आपकी ROI और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, आप प्रॉफिट मार्जिन पे आप फोकस्ड रहें, ROI एक अलग साइंस है, ठीक है। अच्छा, ये याद रखें कि जो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो पहले 2 साल आपके लॉसेज को कवर करेगा, ठीक है। अगर लॉसेज को भी कवर कर रहा है ना तो आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आप ब्रांड बना रहे हैं, एसेट बना रहे हैं, और एसेट बनना बहुत बड़ी बात है। आपने जब प्रॉफिटेबल होगी ना आपकी लॉन्च, तो आप समझ लें आप उसको मल्टीप्लाई बाय 50 आप सेल कर दें, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 50, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, बहुत महंगी लिस्टिंग्स आपकी बिक जाती हैं। तो आपने घबराना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साल आप प्रॉफिट नहीं भी कर रहे तो आप ब्रेक इवन पे भी जा रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। ये आपने समझ लें इन्वेस्टमेंट आपकी इस तरह की ही है, ब्रांड बिल्डिंग में ऐसे ही होता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्शन टाइम जो है बड़े क्रूशियल चीज है आपकी। अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन टाइम 20 डेज से ज्यादा है तो आपको आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो आपकी सारी रैंकिंग गिर जाती है। आप अगर एक दिन भी आप आउट ऑफ स्टॉक रहे हैं ना, तो आपकी सिग्निफिकेंट आपको समझ आपको सामने नजर आएगा कि भी आपकी सेल्स कम होने लग गई हैं आहिस्ता आहिस्ता, या आपका फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिक रैंक था वो 2 से आपका 5 पे चले गया या 6 पे चले गए, तो आपको आउट ऑफ स्टॉक होने वाला, तो इसमें समझ लो कि प्राइवेट लेवल में गुनाह है, आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। और आउट ऑफ स्टॉक से बचने के लिए आपने अपनी लैंडिंग जो होती है, समझ लैंडिंग टाइम होता है, आपने लैंडिंग टाइम होता है फ्रेट, और आप मैन्युफैक्चरिंग टाइम होता है, इन दोनों टाइम्स को मिला के आपकी लैंडिंग होती है, ठीक है। आपने जो अगर अगर कोई प्रोडक्ट है वो 1.5 महीने में बन रही है या एक पूरे महीने में बन रही है, ठीक है, तो वो आपकी प्रोडक्ट कोई अच्छी नहीं है। 20 दिन मैक्सिमम होने चाहिए आपकी इन्वेंट्री की मैन्युफैक्चरिंग टाइम, ठीक है, क्योंकि सारा चल ही स्क्रीन पे रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी किसी लैंडिंग कॉस्ट ज्यादा है तो समझ लो आपको इन्वेंट्री ज्यादा ऑर्डर करवानी पड़ेगी, और इन्वेंट्री ज्यादा ऑर्डर करवाने का मतलब ये है कि आपका पुअर कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो पुअर नहीं होना चाहिए, कैश फ्लो रिच बिजनेस होना चाहिए। आपके फॉर एग्जांपल आपने $1000 लगाया तो आपको एक महीने में $1000 मिल जाना चाहिए, और वो आप दोबारा बिजनेस में लगा दिया। अगर फॉर एग्जांपल आपने $4000 लगाया है और वो $4000 समझ लें कि भी वो अगर पड़ा रहा 6 महीने के लिए, तो बैड बात है। आपका कैश फ्लो रहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, उसके बाद हमने ये देख लिया कि रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है, और आपकी जो बेसिकली जो रैंकिंग ऑर्गेनिक सेल्स जो होती हैं वो जो होती हैं वो आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग से आ रही होती है। मतलब जो PPC आप एड चला रहे हैं वो भी आपकी सेल जो होती है वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको एड आ रही होती भी हैं लेकिन वो बहुत कम प्रॉफिट बनता है उस पर कभी कभार, ठीक है। आपको ऐसा हो सकता है 0 प्रॉफिट बने उस पर, लेकिन अगर बन रहा है तो बहुत कम प्रॉफिट बनता है उस पर। आपको जो असल प्रॉफिट आएंगे वो आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग से आएगा। तो याद रखना है कि आपने ऑर्गेनिक आपने रैंकिंग कर लिया तो आप फिर आपके मजे हैं। तो ऑर्गेनिक लिस्टिंग अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो ऑर्गेनिक रैंक आपको डाउन हो जाता है, तो आपने ऑर्गेनिक रैंक डाउन नहीं होने देना, ठीक है। अच्छा, अब गूगल ट्रेंड्स की मैंने पहले बता दिया। गूगल ट्रेंड्स का मतलब है कि भी आप जो है अपने जितने भी प्रोडक्ट की जो अप्स एंड डाउन हैं कि भी किस सीजन में अप जाती है, किस में डाउन जाती है, कंसिस्टेंट रहती है, तो वो आपको जो है गूगल ट्रेंड्स जो है वो आपको हीलियम 10 बता देता है। हीलियम 10 एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सर्च वॉल्यूम के ट्रेंड्स बता सकता है, ठीक है।
कि ये इस सीजन में कितना कीवर्ड सर्च किया गया, इसमें 1000 सर्च वॉल्यूम था, 10,000 सर्च वॉल्यूम था, कितना सर्च वॉल्यूम था, ठीक है। तो आप गूगल ट्रेंड्स सिंपल जाके सर्च करें गूगल पे, वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं, और आप हीलियम टाइम सॉफ्टवेयर में भी ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अगर ट्रेंडी प्रोडक्ट है तो आप उसका रिस्क नहीं ना लें, ठीक है। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट सर्च लॉन्च करना चाहते हैं तो वो मर्जी है आपकी, ठीक है। तो ये बात है। और हम जो गूगल ट्रेंड्स होते हैं बेसिकली वो हम 1 से 5 साल का गूगल ट्रेंड हम देख रहे होते हैं कि उसने 1 साल के अंदर कंसिस्टेंट रहा है, पहले देखते हैं कि 5 साल में कंसिस्टेंट रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि नई है, जो अभी ट्रेंड पकड़ी है, अभी अभी आई है, ठीक है, मतलब अभी फुल मशहूर हुई है, बहुत टॉयज वाली प्रोडक्ट्स होती है, टॉयज अभी भी मशहूर हुए होते हैं, ठीक है। अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री नहीं है तो हमें क्या पता कि यार वो आगे फ्यूचर में क्या वो करेगी, मतलब उसकी सेल्स रहेगी, तो हम ऐसे अनप्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट में नहीं जाते। Amazon का बिजनेस बहुत प्रिडिक्टेबल है अगर आप सही काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमने हमारे ये यहाँ पे हमने एक सारा कंप्लीट कर लिया। एक चीज जो है ना मैंने मिस कर दी थी स्टार्ट में, वो मुझे वीडियो बनाते बनाते समझ आई कि जो हमने याद रखें, जो जब यहाँ पे आपने पहला जो सारे प्रोडक्ट क्राइटेरिया में याद रखें कि आपने एक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऐड करना है, वो है कि आपकी प्राइस वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं नहीं लिखी इसमें लेकिन आपको याद होनी चाहिए। मैं जो है ना वो लिख भी देता हूँ और फिर दोबारा से वीडियो एडिट करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने प्राइस वेरिएशन ऐड कर दिया, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन जब आप मुझसे इंस्टाग्राम मैसेज करेंगे और मेरे से ये पावर पॉइंट स्लाइड मांगेंगे तो उसमें मैं आपको लिख के भी दे दूंगा कि जो प्राइस वेरिएशन है वो प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। प्राइस वेरिएशन का मतलब है कि एक बंदा 50 की सेल कर रहा है, दूसरा बंदा 10 की सेल कर रहा है, एक बंदा 15 की सेल कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट कितनी प्राइस वेरिएशन है तो समझ लें कि वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी कि आपने किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। आपको ना एक समझ लें कि करीब प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक 20 की प्रोडक्ट है, एक 18 की है, एक 16 की है, एक 15 की है, ये इसको कहते हैं हम कंसिस्टेंट प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना किसी चीज में तो समझ लें कि भी कोई गोल है बात, उसमें या तो प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर चेंजेस ले आते हैं, कुछ ले आते हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल कि ऐसी किसी वजह से चेंज है, फॉर एग्जांपल कि पैक साइज है, एक 12 का बेच रहा है, एक 10 का बेच रहा है, अगर पैक साइज की वजह से या वेट की वजह से या किसी ऐसी चीज की वजह से प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस वेरिएशन हो रही है, तो वो खैर है। आप वेरिएशन की वजह से आप जो है आप वो कर सकते हैं, आप प्राइस वेरिएशन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि भी अगर फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट या किसी डिजाइन की वजह से वेरिएशन आ रही है ना, तो वो आपने कंसीडर, डिजाइन तो वैसे ही नहीं हम एक्सेप्ट करते ना, डिजाइन अक्रॉस द पेज अगर आ रहा है ना तो हम वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर बहुत एक्सपर्ट है, अगर डिजाइन वेरिएशन में जाना चाह रहे हैं तो वो और बात है। लेकिन प्राइस वेरिएशन नहीं जाते हम, बहुत ज्यादा डिफरेंट रेट अगर प्राइस जा रहे हैं ना, ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो वो हम उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं हमने, ठीक है। और ये आपने सारी मार्केट में ही ये ख्याल रखना है, बेशक किसी मार्केट में भी लॉन्च कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट के प्राइस को आपने ख्याल रखना है कि प्राइस वेरिएशन ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इंस्टाग्राम में मैसेज कर दें अगर कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो, और बिल्कुल इजी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं जो है ये प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट होगी इंशाल्लाह, और इसमें आपको इतना मजेदार तरीके से आपको पूरा प्राइवेट लेवल सिखा दूंगा कि भाई आपको लगेगा कि भाई ऐसा कोर्स कहीं मिल नहीं सकता था, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, खुदा हाफिज।